हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान नियम 1872 के एक प्रश्न को। प्रश्न यह है कि प्रस्ताव को परिभाषित कीजिए तथा इसके आवश्यक तत्वों से इसकी विवेचना कीजिए। हम इसको प्री मेंस इंटरव्यू तीनों दृष्टि से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान नियम 1872 की धारा 2A के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने या प्रवृत्त रहने की अपनी इच्छा किसी दूसरे व्यक्ति को इस उद्देश्य से संज्ञापित करता है कि वह दूसरा व्यक्ति ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति अपनी अनुमति दे दे, तो कहा जाता है कि प्रस्थापना किया गया। भारतीय विधि में प्रस्तावना प्रस्तावना या प्रस्ताव इसे कहते हैं। जो व्यक्ति प्रस्ताव करता है उसे प्रस्तावक या प्रस्तावकर्ता या प्रतिज्ञाकर्ता कहते हैं। बाल्फर बनाम बाल्फर का एक वाद है जिसमें यह बताया गया कि अंग्रेजी विधि का जो ऑफर शब्द है इसे प्रस्ताव कहते हैं तथा भारतीय विधि में प्रपोजल प्रस्थापना दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, यानी ऑफर इज इक्वल टू प्रपोजल। प्रस्ताव और प्रस्थापना दोनों एक दूसरे के समान हैं, समानार्थी हैं। ऑफर और प्रपोजल दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। किसमें बताया गया? बाल्फर वर्सेस बाल्फर के बाद। अब आवश्यक तत्व, तो पहला है व्यक्ति। प्रस्ताव के लिए कम से कम 2 व्यक्ति आवश्यक हैं। कोई व्यक्ति अकेले अपने आप से प्रस्ताव नहीं कर सकता है। तो व्यक्ति भी 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक व्यक्ति और विधिक व्यक्ति। प्राकृतिक व्यक्ति से तात्पर्य मनुष्य से है तथा विधिक व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों का समूह जिन पर विधि के द्वारा अधिकार एवं कर्तव्य आरोपित किए गए हैं, अर्थात जो अपने नाम से वाद दायर कर सकते हैं तथा जिनके नाम पर वाद दायर किया जा सकता है, जिनका अपना नाम हो, पहचान हो, सील, मुद्रा या मोहर हो तथा अपने नाम से धन जमा कर सकते हों तथा दूसरों को दे सकते हैं, जैसे कंपनी, निगम, निकाय, कॉरपोरेशन इत्यादि। अब दूसरा आवश्यक तत्व है प्रस्ताव की संसूचना। तो प्रस्ताव के लिए यह महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है कि प्रस्ताव की संसूचना होनी चाहिए। प्रस्ताव की परिभाषा से ही स्पष्ट है कि प्रस्ताव करने की इच्छा संज्ञापित होनी चाहिए। यह संसूचना दूसरे व्यक्ति को दी जानी चाहिए। प्रस्ताव का कार्य संसूचना दूसरे व्यक्ति को देने पर पूरा हो जाता है। जो व्यक्ति कुछ करना चाहता है या नहीं करना चाहता, वह दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचा दे। धारा 3 के अनुसार प्रतिज्ञाकर्ता को जब अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक संसूचित करता है तो कहा जाता है कि वह अपनी इच्छा संज्ञापित करता है। ऐसी संसूचना स्पष्ट रूप से या विवेचित रूप से हो सकती है। भारतीय संविधान नियम 1872 की धारा 9 के अनुसार अभिव्यक्त या विवेचित रूप से संसूचना की जा सकती। अभिव्यक्त का तात्पर्य स्पष्ट रूप से तथा या प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात शब्दों के द्वारा। ऐसे शब्द लिखित या मौखिक हो सकते हैं। विवेचित का तात्पर्य शब्दों से अन्यथा, अर्थात इशारों से, संकेतों से, किसी कार्य के आचरण के द्वारा या किसी संव्यवहार के द्वारा। अभिव्यक्त में मुंह से बोलकर, टेलीफोन के द्वारा। अभिव्यक्त का मतलब मुंह से बोलकर, टेलीफोन के द्वारा, टेलेक्स के द्वारा, पत्र के द्वारा, टेलीग्राम, तार के द्वारा इत्यादि संसूचना की जा सकती है। दोनों का महत्व बराबर है। यदि प्रस्ताव में कोई शर्त लगाई गई है तो ऐसी शर्त युक्तियुक्त होनी चाहिए तथा ऐसी शर्त भी संसूचित होनी चाहिए, तभी बंधनकारी प्रभाव होगा। हेंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन, ये इस प्रश्न में दूसरा केस है। हेंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन। पहला कौन सा था? बाल्फर वर्सेस बाल्फर। ये भी प्रस्ताव से संबंधित है। अब ये भी है, देखिए क्या हुआ। हम हेंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन। इस वाद में कुछ यात्री रेलवे से यात्रा कर रहे थे। वे अपना सामान रेलवे कंपनी के पास जमा कर दिए थे। कंपनी के द्वारा दिए गए टिकट के पीछे भाग पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, यात्री अपने सामान के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।
बाद में रेलवे कंपनी के कर्मचारियों की लापरवाही से सामान खो गया। यात्रियों ने रेलवे कंपनी पर क्षतिपूर्ति का वाद दायर किया। रेलवे कंपनी ने कहा कि उसने प्रस्ताव के साथ-साथ शर्त भी संसूचित कर दी थी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि टिकट के पिछले पृष्ठ पर शर्त को संसूचित करना युक्तियुक्त नहीं है। महत्वपूर्ण शर्त टिकट के मुख्य भाग पर होनी चाहिए थी। पीछे देखने के लिए मुख्य पृष्ठ पर कोई स्पष्ट इशारा होना चाहिए। कंपनी ने ऐसा नहीं किया, इसलिए कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगी। ओके, अब इस प्रश्न का तीसरा केस है पार्कर वर्सेस साउथ ईस्टर्न रेलवे कंपनी। पार्कर वर्सेस साउथ ईस्टर्न रेलवे कंपनी के बाद में कुछ यात्री रेलवे कंपनी से यात्रा कर रहे थे। अपना सामान रेलवे कंपनी के पास जमा कर दिया था। रेलवे कंपनी के द्वारा दिए गए टिकट के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, कृपया पीछे देखिए, तथा पिछले पृष्ठ पर यह लिखा था कि यात्री अपने सामान के लिए स्वयं उत्तरदायी हों। रेलवे कंपनी के लापरवाही से सामान खो गया। यात्रियों के द्वारा क्षतिपूर्ति का वाद दायर करने पर न्यायालय ने कहा कि रेलवे कंपनी ने प्रस्ताव के साथ साथ शर्त भी उचित तरीके से संसूचित कर दिया था, इसलिए रेलवे कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। तो इस प्रकार ये जो हेंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन का केस है और पार्कर वर्सेस साउथ ईस्टर्न रेलवे कंपनी का, ये दोनों केस बहुत ही महत्वपूर्ण, ये प्री मेंस इंटरव्यू सब जगह काम करते हैं, सब जगह पूछे जाते हैं। हेंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन में क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी माना गया, जबकि पार्कर वर्सेस साउथ ईस्टर्न रेलवे कंपनी में कंपनी को उत्तरदायी नहीं माना गया था। अगला है कि प्रस्ताव में लगाई गई शर्त युक्तियुक्त होनी चाहिए। प्रस्ताव में लगाई गई शर्त कैसी होनी चाहिए? युक्तियुक्त होनी चाहिए। पहला था कि व्यक्ति, दूसरा प्रस्ताव की संसूचना, तीसरा प्रस्ताव में लगाई गई शर्त युक्तियुक्त होनी तथा लोक नीति एवं नैतिकता के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। प्रस्ताव में लगाई गई शर्त युक्तियुक्त होनी चाहिए तथा लोक नीति एवं नैतिकता के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। यदि कोई शर्त लोक नीति एवं नैतिकता के विरुद्ध है तो पक्षकार ऐसी शर्त मानने को बाध्य नहीं। लिली व्हाइट वर्सेस मुन्नुस्वामी का केस है 1970 में। इस वाद में लॉन्ड्री द्वारा कपड़े धोए जाते थे। बदले में दी गई रसीद पर यह शर्त लिखी थी कि वस्तु के खो जाने पर वस्तु के मूल्य का आधा भुगतान करके उसके मालिक को किया जाएगा। वस्तु के मूल्य का आधा भुगतान उसके मालिक को किया जाएगा। न्यायालय ने ऐसी शर्त को लोकनीति के विरुद्ध बताते हुए यह कहा कि कोई व्यक्ति आधा मूल्य चुकाकर किसी वस्तु का स्वामी नहीं बन सकता। ऐसी शर्त बंधनकारी नहीं होगी। लिली व्हाइट वर्सेस मुन्नुस्वामी का केस बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगला है कि प्रस्ताव का उद्देश्य। अगली शर्त है प्रस्ताव का उद्देश्य। अगला आवश्यक तत्व है प्रस्ताव का उद्देश्य। तो प्रस्ताव की परिभाषा से ही यह स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने अथवा न करने की अपनी इच्छा इस उद्देश्य से संज्ञापित करता है कि वह दूसरा व्यक्ति ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति अपनी सहमति दे, अर्थात दूसरे पक्षकार को कार्य या प्रवृत्ति के प्रति सहमति प्राप्त करना ही उद्देश्य है। अगला आवश्यक तत्व है विधिक संबंध सृजित करने का आशय, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। संविदा के निर्माण के लिए प्रथम आवश्यक तत्व है वैध प्रस्ताव। प्रस्ताव करते समय ही वैध या विधिक संबंध सृजित करने का आशय होना चाहिए। भारतीय संविदा अधिनियम में ऐसा कोई उपबंध नहीं है एवं न ही ऐसा कोई निर्णीत वाद है जिसमें यह कहा गया हो कि प्रस्तावना या उसका विधिक प्रतिग्रहण विधिक संबंधों को स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए। परंतु अंग्रेजी विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि दोनों पक्षकारों के मध्य विधिक संबंध स्थापित करने का आशय होना चाहिए। यही सिद्धांत भारत में भी पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। यदि पक्षकारों के मध्य विधिक संबंध बनाने का आशय नहीं है
तो विधिमान्य संविदा का जन्म नहीं होगा। बाल्फर वर्सेस बाल्फर के वाद में प्रतिवादी सीलोन में रहते थे। पत्नी एवं बच्चों सहित इंग्लैंड में घूमने गए थे। वापसी के साथ पत्नी बीमारी के कारण कुछ दिन और रहने की इच्छा व्यक्त की। पति ने कहा कि वह 30 पाउंड प्रतिमाह खर्च देता रहेगा। कुछ दिन बाद पति ने खर्चे देना बंद कर दिया। दोनों में तलाक भी हो गया। पत्नी ने खर्चे के लिए पति पर वाद दायर किया। इस वाद को ठुकराते हुए लॉर्ड एटकिन ने कहा कि पक्षकारों में अनेक करार होते हैं जो हमारी संविदा नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए, दो व्यक्तियों के बीच घूमने का, साथ साथ भोजन करने का साधारण परिस्थितियों में कोई ऐसा नहीं कह सकता कि यह संविदा है। पति पत्नी के बीच सामान्य वार्तालाप कभी संविदा नहीं हो सकते। ऐसे समझौते कभी संविदा नहीं होते, भले ही उसमें प्रतिफल क्यों न हो। ऐसे करार जिनमें विधिक संबंध सृजित करने का आशय नहीं होता, वे कभी विधिमान्य संविदा नहीं बनते। अर्थात यह देखना अनिवार्य हो जाता है कि पक्षकार संविदात्मक दायित्व उत्पन्न करना चाहते थे या नहीं। सामाजिक या पारिवारिक समझौते के बारे में यह अवधारणा की जाती है कि पक्षकारों के मस्तिष्क में विधिक प्रभाव नहीं था। इसका तात्पर्य यह भी नहीं होता कि सामाजिक या पारिवारिक विषय पर कभी संविदा हो ही नहीं सकती। विधि की नीति यही है कि पक्षकारों का विधिक संबंध सृजित करने का आशय होना चाहिए। विधिक संबंध सृजित करने का आशय, तो इसकी जांच वस्तुगत ढंग से की जानी चाहिए, व्यक्तिगत ढंग से नहीं। पक्षकारों के दिमाग में क्या था, इसका कोई महत्व नहीं। महत्व इस बात का है कि एक युक्तियुक्त व्यक्ति उन परिस्थितियों में पक्षकारों का आशय क्या समझेगा। अर्थात पक्षकारों के मध्य विधिक संबंध सृजित करने का आशय होना चाहिए। इसकी जांच वस्तुगत ढंग से की जाती है, जिसका अभिप्राय पक्षकारों के बीच संव्यवहार के बारे में लोग क्या समझते हैं, इससे उनके आशय की जांच की जाती है। मैरिट वर्सेस मैरिट के वाद में पति पत्नी संयुक्त रूप से एक मकान में रहते थे। मकान एक सोसाइटी के पास बंधक रखा हुआ था। पति का एक अन्य महिला के साथ संबंध हो गया। वह घर छोड़कर उसके साथ चला गया। जाते समय उसका लिखित वचन दिया कि सोसाइटी का लोन पत्नी के द्वारा जमा किया जाएगा। बदले में मकान पूर्ण रूपेण पत्नी को हस्तांतरित करता है। कुछ दिन बाद पति वापस आ गया एवं मकान देने से मना कर दिया। न्यायालय ने कहा कि पति संविदा से बाध्य है। इस वाद की परिस्थितियों से स्पष्ट है कि पति पत्नी के बीच विधिक संबंध सृजित करने का आशय था एवं विधिमान्य संविदा उत्पन्न हुई है। गोल्ड बनाम गोल्ड के वाद में पति ने पत्नी को यह वचन दिया कि जब तक उसके पास आय के साधन रहेंगे तब तक वह पत्नी को खर्च देता रहेगा। न्यायालय ने कहा कि यहाँ पक्षकारों के मध्य विधिक संबंध सृजित करने का आशय नहीं था, इसलिए विधिमान्य संविदा का जन्म नहीं हुआ। भारत में उच्चतम न्यायालय ने बनवारी लाल बनाम सुखदर्शन दयाल AIR 1966 के वाद में इस सिद्धांत को पूरी तरह से मान्यता प्रदान की। इस वाद में नीलामी के द्वारा जमीन के कुछ प्लाट बेचे जा रहे थे। लाउड स्पीकर के द्वारा शर्तें बताई जा रही थी, जिसमें यह भी कहा जा रहा था कि एक प्लाट धर्मशाला के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। बाद में वह प्लाट भी बेच दिया गया। वाद दायर करने पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, माइक्रोफोन संविदा करने के ढंग नहीं बन सकते। लाउड स्पीकर के द्वारा दिए गए वचन केवल हो हल्ला है। यह प्रस्ताव के लिए आमंत्रण करता है, प्रस्ताव नहीं। विक्रय को प्रोत्साहित करने का एक तरीका है। यहाँ पर विधिक संबंध सृजित करने का आशय नहीं था। यह विक्रय का प्रस्ताव नहीं है, इसलिए विधिमान्य संविदा का जन्म नहीं होगा।
अगली शर्त है प्रस्ताव की निश्चितता। प्रस्ताव सदैव निश्चित होना चाहिए। यदि प्रस्ताव अनिश्चित है, भ्रामक है, बहुअर्थी है और अस्पष्ट है तो ऐसा प्रस्ताव विधि मान्य नहीं होगा एवं इसका प्रतिग्रहण नहीं किया जा सकता। जैसा कि गार्थिन बनाम लिन के वाद में निर्णित है। इस वाद में ए ने बी से एक घोड़ा खरीदा तथा यह वचन दिया कि यदि घोड़ा उसके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा तो वह 5 पाउंड अधिक देगा एवं एक घोड़ा और खरीदेगा। न्यायालय ने कहा कि यह वचन अनिश्चित होने के कारण प्रवर्तनीय नहीं है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 29 भी यह प्रावधान करती है कि जो करार निश्चित अर्थ नहीं देते या जिनका निश्चित अर्थ नहीं लगाया जा सकता वे शून्य हैं। उदाहरण ए अपना घोड़ा 1 या 2 या 3 हज़ार में बेचेगा का बी से प्रस्ताव करता है तो यह शून्य है। अब हम पढ़ेंगे प्रस्ताव के प्रकार। काइंड्स ऑफ ऑफर। तो प्रस्ताव के प्रकार क्या हैं? अभिव्यक्त एवं विवक्षित प्रस्ताव, एक्सप्रेस एंड इम्प्लॉयड ऑफर। अभिव्यक्त प्रस्ताव शब्दों के द्वारा किया जाता है। ये शब्द मौखिक या लिखित हो सकते हैं। अर्थात जो प्रस्ताव मौखिक या लिखित शब्दों के द्वारा किए जाते हैं उन्हें अभिव्यक्त प्रस्ताव या प्रत्यक्ष प्रस्ताव या स्पष्ट प्रस्ताव कहते हैं। तथा जो प्रस्ताव शब्दों से अन्यथा आचरण के द्वारा या किसी संव्यवहार के द्वारा या किसी काज के द्वारा या इशारों से संकेतों से किए जाते हैं वे विवक्षित प्रस्ताव कहलाते हैं या अप्रत्यक्ष प्रस्ताव कहलाते हैं। अर्थात प्रस्ताव अभिव्यक्त या विवक्षित किया जा सकता है, दोनों का अर्थ बराबर है। री स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अमेरिकन लॉ इंस्टीट्यूट, पार्ट 2। आशय प्रकट करने के लिए केवल शब्द ही अकेले माध्यम नहीं है। आचरण के द्वारा भी किसी वचन को या वचन के लिए सहमति को स्पष्ट किया जा सकता है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 9 में कहा गया है कि जहाँ तक किसी वचन या उसका प्रतिग्रहण शब्दों द्वारा किया जाता है वह अभिव्यक्त कहलाता है एवं जहाँ ऐसा प्रस्ताव या प्रतिग्रहण शब्दों से अन्यथा किया जाता है वह विवक्षित कहलाता है। जैसे यदि होटल में भोजन करते हैं या बस में सवारी करते हैं तो विवक्षित रूप से किराया देने का वचन होता है। अपटान रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पॉवेल। इस वाद में प्रतिवादी के खेत में आग लग गई। वह इस विश्वास के साथ कि उसका खेत निःशुल्क सेवा क्षेत्र में आता है उसने अपटान फायर ब्रिगेड से सेवा ली। आग बुझ जाने के बाद किराया देने से मना कर दिया, परंतु उसका खेत निःशुल्क सेवा क्षेत्र में नहीं आता था। न्यायालय ने कहा प्रतिवादी फायर ब्रिगेड की सहायता लेना चाहता था, इसलिए फायर ब्रिगेड ने अपनी सेवा दी। यहाँ पर किराया देने का विवक्षित वचन था, इसलिए प्रतिवादी किराया देने के लिए बाध्य। प्रस्ताव के प्रकार में अगला है सामान्य एवं विशिष्ट प्रस्ताव। तो सामान्य प्रस्ताव का तात्पर्य ऐसा प्रस्ताव जो आम जनता से किया जाता है परंतु संविदा आम जनता के बीच उत्पन्न नहीं होती। वास्तव में दी गई शर्त को पूरा जो करता है वही प्रतिग्रहण करता है एवं उसी के माध्यम से संविदा उत्पन्न होती है। विशिष्ट प्रस्ताव का तात्पर्य ऐसा प्रस्ताव है जो किसी विशेष व्यक्ति से या व्यक्तियों के समूह से किया जाता है तथा ऐसे प्रस्ताव का प्रतिग्रहण उसी विशेष व्यक्ति के द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है तथा संविदा भी उन्हीं के मध्य में उत्पन्न होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि संविदा के लिए क्या होना चाहिए, पहले प्रस्ताव होना चाहिए, प्रस्ताव के बाद प्रतिग्रहण होना चाहिए, प्रतिग्रहण होगी तो वचन हो जाएगा और वचन में प्रतिफल जुड़ेगा तो वचन और प्रतिफल मिलकर के करार का निर्माण करेंगे और करार जब विधि द्वारा प्रवर्तनीय होगा तो संविदा का निर्माण होगा। तो इस पर हम देखते हैं विल्स बनाम टाइबाल्ट का केस। विल्स बनाम टाइबाल्ट के पुराने वाद में यह निर्धारित किया गया था कि प्रस्ताव निश्चित व्यक्तियों के प्रति किया जाना चाहिए। इस वाद में प्रतिवादी कई व्यक्तियों के बीच में बैठे थे। उनसे कहा गया कि जो कोई मेरी लड़की के साथ शादी करेगा उसे 100 पाउंड इनाम दिया जाएगा
प्रतिवादी ने शादी कर लिया, वादी ने पैसा देने से मना कर दिया। न्यायालय ने कहा शब्द किसके प्रति बोले गए थे यह निश्चित नहीं था, इसलिए यहाँ पर संविदा का जन्म नहीं हुआ। परंतु आधुनिक स्थिति यह है कि प्रस्ताव आम जनता से किया जा सकता है, परंतु संविदा नहीं। संविदा केवल उन्हीं व्यक्ति के साथ होगी जो प्रस्ताव में दी गई शर्तों को पूरा करते हैं। यह जरूरी नहीं कि प्रस्ताव निश्चित व्यक्तियों से किया जाए, परंतु संविदा होने के लिए यह जरूरी है कि प्रतिग्रहण निश्चित व्यक्तियों से ही किया जाए। सामान्य प्रस्ताव की दशा में प्रस्ताव में दी गई शर्तों को पूरा करना ही प्रस्ताव का प्रतिग्रहण। अलग से प्रतिग्रहण करने एवं उसे संसूचित करने की आवश्यकता नहीं होती। कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक पाल कंपनी यह सामान्य या विशिष्ट प्रस्ताव से संबंधित है। कंपनी ने इस वाद में कार्बोलिक स्मोक पाल कंपनी ने एक विज्ञापन निकाला कि कंपनी द्वारा निर्मित दवा का जो कोई बताई गई शर्तों के अनुसार सेवन करेगा, यदि उसे इन्फ्लुएंजा मतलब सर्दी जुकाम की बीमारी एक हो जाएगा, उसे कंपनी 100 पाउंड हर्जाना देगी। साथ में कंपनी ने विज्ञापन में यह भी कहा कि कंपनी गंभीरता से प्रस्ताव कर रही है, इसके बदले में 1000 पाउंड अलायंस बैंक में जमा कर दिया गया है। कार्लिल नामक महिला ने बताई गई शर्तों के अनुसार उक्त दवा का सेवन किया, फिर भी उसे बीमारी हो गई। उसने कंपनी से 100 पाउंड की मांग की, कंपनी से 100 पाउंड देने से मना कर दिया। कंपनी का यह शर्त था कि कंपनी ने विज्ञापन प्रचार प्रसार के लिए निकाला था तथा कंपनी का यह भी कहना था कि उसे प्रतिग्रहण की संसूचना नहीं दी गई। न्यायालय ने कंपनी के इस तर्क को ठुकराते हुए कहा कि विज्ञापन में यह प्रदर्शित करना कि साक्ष्य के रूप में 1000 पाउंड अलायंस बैंकों में जमा कर दिया गया है, यह कंपनी की गंभीरता को प्रदर्शित करता है, विधिक संबंध बनाने का आशय को प्रदर्शित करता है तथा जहां सामान्य प्रस्ताव किया जाता है वहां प्रस्ताव में दी गई शर्त को पूरा करना ही प्रस्ताव का प्रतिग्रहण है एवं प्रतिग्रहण की संसूचना भी। अलग से संसूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए कंपनी 100 पाउंड देने के लिए बाध्य है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 8 भी यह प्रावधान करती है कि प्रस्ताव की शर्तों का पालन करना ही उसका प्रतिग्रहण। हरभजन लाल बनाम हरचरण लाल 1925। एक लड़का खो गया था। यह वचन दिया कि जो कोई उसे ढूंढ कर ले आएगा उसे 500 रुपया इनाम दिया जाएगा। वादी ने रेलवे धर्मशाला से बच्चे को ढूंढ कर ले आया, न्यायालय ने उसे इनाम का हकदार बताया। प्रस्ताव के ज्ञान के बिना उसका प्रतिग्रहण मान्य नहीं होगा। अतः सामान्य प्रस्ताव में भी प्रस्ताव की जानकारी होने के बाद ही प्रस्ताव का प्रतिग्रहण। प्रस्ताव की जानकारी के बिना की गई स्वीकृति विधिमान्य नहीं होती। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इस वाद में प्रतिवादी का भतीजा खो गया था। उसने अपने मुनीब को ढूंढने के लिए भेज दिया। मुनीब के चले जाने के बाद यह घोषणा की कि जो कोई भतीजे को ढूंढ कर ले आएगा उसे 500 रुपया इनाम दिया जाएगा। मुनीब जब भतीजे को ढूंढ कर ले आया तब उसके बाद उससे इनाम की जानकारी मिली। मुनीब ने इनाम की मांग की, प्रतिवादी ने देने से मना कर दिया। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि वह इनाम पाने का हकदार नहीं है, उसे प्रस्ताव की जानकारी ही नहीं थी। संविदा के लिए प्रस्ताव का प्रतिग्रहण होना चाहिए। जिस प्रस्ताव की जानकारी ही नहीं है उसका प्रतिग्रहण नहीं हो सकता। यहाँ पर सामान्य प्रस्ताव किया गया था, उसमें दी गई शर्त एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा पूरी की जाती है। तब प्रश्न यह उठता है कि संविदा का जन्म किसके साथ होगा। यहाँ पर प्रस्ताव एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। वहाँ की स्थिति निम्नलिखित है। नंबर 1, कुछ प्रस्ताव इस प्रकृति के होते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा प्रतिग्रहित किए जाने पर अन्य के लिए समाप्त हो जाते हैं। उन्हें केवल एक ही व्यक्ति स्वीकार कर सकता है, इसलिए उसी के साथ संविदा का जन्म होगा। बी, कुछ प्रस्ताव इस प्रकार के होते हैं कि एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा प्रतिग्रहित किए जा सकते हैं। वहाँ पर जो व्यक्ति प्रतिग्रहण की संसूचना पहले देगा, संविदा का जन्म उसी के साथ होगा। और जब प्रस्ताव कई व्यक्तियों के द्वारा प्रतिग्रहित किया जाता है एवं एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा प्रतिग्रहण की संसूचना दी जाती है, वहाँ संविदा का जन्म सबके साथ होगा। चलत प्रस्ताव या अस्थायी प्रस्ताव।
प्रस्ताव के प्रकार में अगला है चलत प्रस्ताव या अस्थायी प्रस्ताव, स्टैंडिंग ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर। ऐसा प्रस्ताव जो एक लंबे समय तक समव्यवहारों की श्रृंखला में विस्तृत होता रहता है तथा इसे स्वीकार करने पर संविदा का जन्म नहीं होता, ऐसा प्रस्ताव चलत प्रस्ताव या अस्थायी प्रस्ताव कहलाता है। अर्थात ऐसा प्रस्ताव जो लंबे समय तक कायम रहता है, एक समव्यवहारों की श्रृंखला में फैला होता एक समव्यवहारों की श्रृंखला में फैला होता है, पूरा स्वीकार करने पर संविदा का जन्म नहीं होता, उसके किसी एक भाग के लिए पुनः प्रस्ताव करना पड़ता है एवं उसका प्रतिग्रहण होने पर उतने ही भाग के लिए संविदा का जन्म होता है। चलत या अस्थायी प्रस्ताव में प्रस्तावक अपने पूरे प्रस्ताव से बाध्य नहीं होता तथा स्वीकृतिकर्ता भी अपनी पूरी स्वीकृति से बाध्य नहीं होता। दोनों किसी भी समय खंडन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ए 100 क्विंटल चावल प्रति माह 1 वर्ष तक खरीदने का बी से प्रस्ताव करता है। बी उसे स्वीकार प्रतिग्रहित कर लेता है। यहाँ पर ए तथा बी अपने वचन से बाध्य नहीं है। ए न तो चावल लेने के लिए एवं बी न तो चावल देने के लिए विवश किया जा सकता है। पुनः ए जिस माह के लिए चावल की मांग करता है, बी उसे चावल देगा, केवल उसी माह के लिए संविदा का जन्म होगा। आगे के माह के लिए दोनों मना करने के लिए स्वतंत्र है। अर्थात ऐसा प्रस्ताव जो एक लंबे समय तक स्वीकार करने के लिए जीवित रहता है, उसे स्वीकार कर लेने पर किसी संविदा का जन्म नहीं होता, उसके एक भाग के लिए पुनः प्रस्ताव करना पड़ता है एवं उसका प्रतिग्रहण होने पर उतने भाग के लिए संविदा का जन्म होता है। प्रस्ताव करने वाला पूरे समय के लिए किए गए प्रस्ताव से बाध्य नहीं होता, स्वीकृतिकर्ता भी पूरे स्वीकृति से बाध्य नहीं होता। ऐसा प्रस्ताव चलत प्रस्ताव या अस्थायी प्रस्ताव कहलाता है। पंजाब टेस्ट एक निविदा या टेंडर एक चलत या अस्थायी प्रस्ताव नहीं होता, यह प्रस्ताव का आमंत्रण है। पंजाब टेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस अविनाश टेक्सटाइल्स एजेंसी के बाद में कहा गया कि जब एक निश्चित समय में निविदा प्रस्ताव करने के लिए कहा जाता है, तब वह टेंडर आमंत्रित करने वाला व्यक्ति जब उसका अनुमोदन कर देता है तो वह टेंडर एक अस्थायी प्रस्ताव हो जाता है। इंडिया मोटर्स लिमिटेड वर्सेस पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 1993 के बाद में कहा गया कि यदि टेंडर में शर्तें दी गई हैं तो स्वीकृतिकर्ता भी अपनी तरफ से शर्तें रखता है, तब ऐसी शर्तों को यदि स्वीकार नहीं किया गया तो संविदा का जन्म नहीं होगा। क्रॉस प्रस्ताव, क्रॉस ऑफर, जब दो व्यक्ति एक समान विषय पर समान शर्तों के अधीन प्रस्ताव डाक द्वारा भेजे जाते हैं, तो जब दो व्यक्तियों द्वारा एक समान विषय पर समान शर्तों के साथ प्रस्ताव डाक द्वारा भेजे जाते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस आर पार करते हैं, तो इसे क्रॉस प्रस्ताव कहा जाता है। ऐसी स्थिति में किसी संविदा का जन्म नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर विधि मान्य प्रतिग्रहण का अभाव होता है। दो प्रस्ताव आपस में मिलकर किसी प्रतिग्रहण को जन्म नहीं देते हैं, वचन या करार का निर्माण नहीं होता तथा संविदा का भी जन्म नहीं होता। अर्थात जब एक ही विषय पर समान शर्तों वाले दो प्रस्ताव डाक द्वारा एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो यह क्रॉस प्रस्ताव कहते हैं। ए 500 रुपया में अपनी घड़ी बी को बेचने का प्रस्ताव करता है। पत्र के द्वारा लगभग उसी समय बी ने ए की घड़ी 500 रुपया में खरीदने का पत्र के द्वारा बी से प्रस्ताव करता है। दोनों प्रस्ताव बाई पोस्ट एक दूसरे को रास्ते में आर पार करते हैं, यह क्रॉस प्रस्ताव है। यहाँ संविदा का जन्म नहीं होगा। प्रति प्रस्ताव, काउंटर ऑफर, प्रति प्रस्ताव का अभिप्राय प्रस्ताव करने वाले से पुनः प्रस्ताव करना। जब प्रस्ताव प्रतिग्रहित नहीं किया जाता, अपितु प्रस्ताव करने वाले से ही पुनः प्रस्ताव कर दिया जाता है या शर्तों में परिवर्तन करके उसे प्रतिग्रहित कर लिया जाता है, तो यह प्रतिग्रहण नहीं माना जाएगा। इसे प्रति प्रस्ताव कहते हैं। यहाँ पर वचन का निर्माण नहीं होता एवं संविदा का जन्म भी नहीं होता, वैध प्रतिग्रहण का अभाव होता है।
प्रति प्रस्ताव का तात्पर्य मूल प्रस्ताव करने वाले से पुनः प्रस्ताव कर देना। यहाँ पर स्वीकृति करने वाले व्यक्ति की स्थिति प्रस्तावक के समान हो जाती है एवं प्रस्तावक की स्थिति स्वीकृतिकर्ता के समान हो जाती है। उदाहरण के लिए ए 500 रुपया में अपना रेडियो बी को बेचने का प्रस्ताव रखता है। बी उसे 400 रुपया में खरीदने का सहमति दे देता है। यह स्वीकृति नहीं है, प्रस्ताव है। अर्थात स्वीकृति न देकर पुनः प्रस्ताव करना या शर्तों में परिवर्तन करके स्वीकृति देना प्रस्ताव करता है। प्रस्ताव का आमंत्रण। प्रस्ताव भारतीय संविधान नियम 1872 की धारा 2A में परिभाषित है, जिसके अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने अथवा प्रतिविरत रहने की अपनी इच्छा किसी दूसरे व्यक्ति को इस उद्देश्य से संज्ञापित करता है कि वह दूसरा व्यक्ति ऐसा कार्य या प्रवृत्ति के प्रति अपनी सहमति दे, तो कहा जाता है कि प्रस्ताव किया गया है। ऐसा प्रस्ताव प्रतिग्रहित हो जाने पर वचन या प्रतिज्ञा का रूप ग्रहण कर लेता है। वचन प्रतिफल के साथ मिलकर करार का निर्माण करता है और करार विधि के द्वारा प्रवर्तनीय होने पर संविदा का रूप ग्रहण कर लेता है। प्रस्ताव का आमंत्रण प्रस्ताव के पूर्व की दशा है। यह लोगों को आमंत्रित करने का एक तरीका है। प्रस्ताव के आमंत्रण में आमंत्रण देने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना प्रदान करता है एवं इसका प्रयोजन यह होता है कि वह व्यक्ति जिसे सूचना दी जा रही है, यदि वह सूचना के अनुसार संव्यवहार करे तो वह व्यक्ति तैयार है। अर्थात निमंत्रण देने वाले व्यक्ति का आशय यह होता है कि उससे प्रस्ताव किया जाए। प्रस्ताव का निमंत्रण स्वीकार हो जाने पर किसी वचन, प्रतिज्ञा या करार या संविदा का निर्माण नहीं होता। जैसे बेचने के लिए रखी गई वस्तुएं, मूल्य सूची, कोई शोपीस, कोई मॉडल, ये सभी प्रस्ताव के आमंत्रण हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा प्रकट किए बिना कुछ ऐसी शर्त प्रकट करता है जिसके आधार पर वह वार्तालाप करने को तैयार है, तो वह प्रस्ताव न होकर प्रस्ताव का निमंत्रण है। प्रस्ताव का आमंत्रण प्रस्ताव के पूर्व का चरण है। रेलवे टाइम टेबल, टेंडर, नीलामी, नौकरी या विवाह का विज्ञापन या व्यावहारिक विज्ञापन, कंपनी द्वारा अंशों की बिक्री, होटल का मेनू इत्यादि, ये सभी प्रस्ताव का आमंत्रण। हार्वे बनाम फैसी 1893। इस वाद में वादी ने प्रतिवादी को एक टेलीग्राम भेजा कि क्या आप अपना बम्पर हॉल पेन नामक संपत्ति बेचेंगे तथा कम से कम नगद मूल्य क्या है। प्रतिवादी ने तार के द्वारा उत्तर दिया कि नगद मूल्य 900 पाउंड है। वादी ने टेलीग्राम के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया। प्रतिवादी ने इस कीमत पर देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा, यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया, केवल न्यूनतम कीमत बताना। यह प्रस्ताव नहीं है, प्रस्ताव का आमंत्रण है। इसे स्वीकार करने पर किसी संविदा का जन्म नहीं हुआ। मैकफर्सन वर्सेस अवन्ना, AIR 1951। इस वाद में प्रतिवादी का मकान वादी ने 600 रुपये में खरीदने का प्रस्ताव किया तथा उसके एजेंट से कुछ और देने को कहा। प्रतिवादी ने कहा 10,000 रुपया से कम नहीं लेंगे। वादी ने इसे स्वीकार कर लिया। प्रतिवादी देने से मना कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि न्यूनतम कीमत बताना प्रस्ताव नहीं है, प्रस्ताव का आमंत्रण है। यहाँ पर संविदा का जन्म नहीं हुआ। बद्री प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, AIR 1970। दुकानदार अपने माल को अलमारी में सजा कर रख देता है तथा हर वस्तु पर उसकी कीमत भी लिख देता है। यह उस कीमत पर बेचने का प्रस्ताव नहीं है, प्रस्ताव का आमंत्रण है। यह नियम उन दुकानों पर भी लागू होता है जहां पर सेल्फ सर्विस सिस्टम लागू। स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर बनाम राम। इस वाद में बैंक द्वारा दी गई सेवा शुल्क बालिका यह प्रस्ताव नहीं बल्कि प्रस्ताव का आमंत्रण।
नीलामी ऑक्शन। नीलामी सार्वजनिक रूप से किसी माल या संपत्ति को बेचने का तरीका है। यह प्रस्ताव नहीं है, प्रस्ताव का आमंत्रण। यदि कोई किसी विशिष्ट समय या तारीख पर नीलामी द्वारा विक्रय करने की घोषणा करता है और बाद में विक्रय नहीं करता, तो उस समय तारीख पर आने वाले व्यक्तियों के प्रति उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। हैरिस बनाम निकलसन के वाद में प्रतिवादी ने नीलामी द्वारा विक्रय करने का विज्ञापन दिया। वादी यात्रा करते हुए इस स्थान पर पहुंचा, परंतु नीलामी रद्द हो गई। उसने यात्रा भत्ता के लिए वाद दायर किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वादी प्रतिवादी के मध्य किसी संविदा का जन्म नहीं हुआ था, इस कारण वादी यात्रा भत्ता पाने का हकदार नहीं होगा। बोली लगाना एक प्रस्ताव है। हथौड़ा गिराकर या घंटी बजाकर या अन्य तरीके से उसका प्रतिग्रहण किया जाता है, परंतु जब तक माल के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं हो जाता, तब तक संविदा का जन्म नहीं होता। जिन बोलियों में यह शर्त होती है कि स्वीकृति का अंतिम अनुमोदन होने के पूर्व बोली वापस ली जा सकती है तथा अनुमोदन न देकर स्वीकृति भी निरस्त की जा सकती है। शमशाद कुरैशी वर्सेस जिला परिषद मऊ AIR 1996। इस वाद में हथौड़ा गिराकर अस्थायी रूप से बोली स्वीकार की गई थी एवं अंतिम अनुमोदन की शर्त लगाई गई हुई थी। न्यायालय ने कहा, सामान्य बोली लगाने वाले को तब तक कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता जब तक उचित अधिकारी द्वारा उसका अनुमोदन नहीं किया जाए। अनुमोदन किया भी जा सकता है एवं उचित आधार पर अनुमोदन करने पर मना भी किया जा सकता है। जय भिवानी टिम्बर वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य 1992। इस वाद में नीलामी द्वारा विक्रय में यदि कुछ लोग आपस में यह संविदा करते हैं कि एक दूसरे के विरुद्ध बोली नहीं लगाएंगे, इसका आशय इस प्रकार बेचे जाने वाले माल का मूल्य कम करना है, तो ऐसी संविदा न तो अवैध है न तो शून्य है, क्योंकि नीलामी करता माल का आरक्षित मूल्य तय कर लेता है एवं उसे घटाने बढ़ाने का भी अधिकार होता है। तो ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसमें से आप चाहें तो कुछ छांट करके प्रश्न के अनुसार शार्ट बना सकते हैं, और ये विस्तृत आंसर इसमें प्री मेंस इंटरव्यू सब समाहित है।